आज कक्षा 12 का अध्याय 3 में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पढ़ना है। दो ध्रुवीयता की समाप्ति के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई प्रतिद्वंदी न होने के कारण इस दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। अब देखते हैं वर्चस्व शब्द का क्या अर्थ है। जब कोई शक्तिशाली देश अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति के अनुसार किसी पर दबदबा बनाने का प्रयास करता है तो वह वर्चस्व कहलाता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का एक ही केंद्र हो तो इसे भी वर्चस्व कहते हैं। अब प्रथम खाड़ी युद्ध देखते हैं क्या होता है। इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। यह प्रथम खाड़ी युद्ध 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक चला था। (1990) में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश थे। 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाया गया परंतु उसने कब्जा हटाने को नहीं माना। अब संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। पिछले 45 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था जितना प्रथम खाड़ी युद्ध के समय लिया। जॉर्ज H.W. बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। प्रथम खाड़ी युद्ध में 34 देशों की मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे। अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ सैन्य अभियान के प्रमुख अधिकारी थे। प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी थी। प्रथम खाड़ी युद्ध को सारी दुनिया में टीवी पर दिखाया गया था। यद्यपि इराकी सेना जल्द ही हार गई और उसे कुवैत से हटना पड़ा। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि सैन्य क्षमता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में USA विश्व के अन्य देशों से बहुत आगे निकल चुका है। कई रिपोर्टों में कहा गया कि USA ने जितना व्यय इस युद्ध में किया उससे कहीं ज़्यादा धन उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिल गया। 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और विलियम जेफरसन क्लिंटन, जिनको हम लोग बिल क्लिंटन कहते थे, उनकी जीत हुई। 1996 में चुनाव में दोबारा बिल क्लिंटन ने जीत हासिल की। बिल क्लिंटन ने विदेशी नीति की जगह घरेलू मुद्दों को चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाया। विदेशी नीति की जगह लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों को वरीयता दी। अब देखते हैं दूसरा युद्ध अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ऑपरेशन के द्वारा किया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में किया गया था। 1998 में अमेरिका के दूतावास केन्या पर आतंकवादी हमला हुआ और उसी समय तंजानिया में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। केन्या की राजधानी नैरोबी है और तंजानिया की राजधानी दार ए सलाम है। इन राजधानियों में अमेरिका का दूतावास है जिस पर कि बमों से हमला किया गया था। यह हमला अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा ने किया था, तो इसलिए अल कायदा को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से अनुमति नहीं ली और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी कोई परवाह नहीं की। USA ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया, जबकि ये जो नागरिक ठिकाने थे उनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं था और इसका अमेरिका के ऊपर आरोप लगा कि उसने गलत काम किया है। अब अगली घटना है 9/11 की घटना। 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के लिए 4 अमेरिकी विमान पर कब्जा कर लिया। प्रथम विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया और दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकराया। तीसरा विमान पेंटागन रक्षा के बिल्डिंग से टकराया और चौथा विमान जिसको कांग्रेस की मुख्य बिल्डिंग से टकराना था वहाँ न टकराकर पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। अब अमेरिका ने अगला ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जो पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के पुत्र थे। 9/11 की आतंकी हमले की घटना के बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका ने चलाया। इस ऑपरेशन के अंतर्गत पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की गई। अल-कायदा और तालिबान को मुख्य निशाना बनाया गया। कैदियों को खुफिया जेल ठिकानों में रखा गया। अमेरिका के निकट एक क्यूबा द्वीप है और क्यूबा द्वीप के निकट ग्वांतनामो बे जगह है जहां पर इन आतंकवादियों को रखा गया था और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों तक को उनसे मिलने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी, न ही उनकी सरकार को इसकी जानकारी थी कि उनके लोग कहां पर कैद हैं। अमेरिका के द्वारा अगला चलाया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। संयुक्त राष्ट्र ने हमले की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इराक पर हमला किया। अमेरिका ने कहा क्या, हमले का कारण क्या बताया? अमेरिका ने कहा कि इराक खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है, जबकि ऐसे सबूत पूरे इराक में कहीं नहीं मिले थे। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे, जबकि इराक के इससे ज़्यादा संख्या में सैनिक मारे गए थे। इराक पर अमेरिका के हमले का उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से अमेरिका इराक के तेल भंडार और अन्य संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। इसके अतिरिक्त अमेरिका इराक में जो है अपनी मनपसंद की सरकार, अपनी जो लोग उनको पसंद थे उसकी सरकार बनाना चाहता था। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन कौन सी कमजोरियां इस युद्ध के पश्चात दिखाई पड़ी। पहली कमी, यूएसए सैन्य शक्ति में आगे है, फिर भी अपने कब्जे वाले स्थान पर न तो सरकार बना पाया और न ही कानून व्यवस्था लागू कर पाया। दूसरी कमी यह दिखी कि यद्यपि सद्दाम हुसैन की सरकार समाप्त हो गई, परंतु फिर भी अमेरिका ने इराक की जनता के विरोध को कम नहीं कर पाया। तीसरी कमी, इराक में अमेरिका के विरुद्ध एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा। चौथा, इराक में अमेरिका अपनी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से असफल रहा। अब अमेरिका का सैन्य वर्चस्व देखते हैं कि सेना के क्षेत्र में अमेरिका कैसे अभी तक वर्चस्व बनाए रखा है। शक्तिशाली सेना है अमेरिका के पास, अपने आप में अनूठी सेना है, दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। अमेरिका के पास अचूक और घातक वार करने की क्षमता है। दूसरा है सैन्य प्रौद्योगिकी। अमेरिका की सेना के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर अमेरिका अपने दुश्मन को उसके ही घर में अपंग कर सकता है। सर्वाधिक रक्षा बजट। अमेरिका के नीचे के 12 शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं,
उससे कहीं ज़्यादा सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका खर्च करता है। अब देखते हैं अमेरिका का वर्चस्व ढांचागत वर्चस्व के रूप में कैसे है, उसकी ढांचागत शक्ति किस प्रकार से आगे है। वर्चस्व का ढांचागत शक्ति, इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था, अर्थात अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी शक्तिशाली है। अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है। विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में अमेरिका की भूमिका सर्वाधिक है। अब देखते हैं सार्वजनिक वस्तु क्या चीज़ है। ऐसी वस्तु जिसके उपयोग की सभी को आवश्यकता है, उदाहरण के लिए हवा, सड़क, इंटरनेट, इन सबको सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। SLOC, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्री व्यापार मार्ग है, उसका उपयोग समुद्री जहाज के लिए पूरे विश्व में लोग करते हैं। तो विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में SLOC एक सार्वजनिक वस्तु है। अमेरिका अपनी नौसेना शक्ति से समुद्री व्यापार के नियम बनाता है और अपना वर्चस्व स्थापित करता है कि हमारे इसी नियम के अनुसार काम होना चाहिए। इंटरनेट, वैश्विक सार्वजनिक वस्तु इंटरनेट भी है, क्योंकि ये जो इंटरनेट है वो अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का ही परिणाम है, जिसका उपयोग विश्व का प्रत्येक देश और प्रत्येक देश के सभी व्यक्ति करते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में 21% हिस्सेदारी अमेरिका की है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संघ, सभी पर अमेरिका का ही वर्चस्व है। अमेरिका की धारणा है कि व्यवसाय एक पेशा है, इसके लिए विश्वविद्यालय में डिग्री, MBA की डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको लेना आवश्यक है। तो अर्थात MBA की शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई। 1881 में MBA की डिग्री के लिए पेंसिल्वेनिया में विश्व का पहला स्कूल खुला। 1950 के बाद MBA की यह डिग्री अमेरिका के बाहर गई, जहां अन्य स्कूल खुले। अमेरिका ने ब्रेटन वुड प्रणाली लागू करके डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया। अमेरिका का वर्चस्व सांस्कृतिक क्षेत्र में देखते हैं किस प्रकार है। अमेरिका सांस्कृतिक रूप से भी पूरी दुनिया पर शक्तिशाली बना हुआ है। अमेरिका की संस्कृति सबसे मजबूत संस्कृति है। अमेरिका की जीवन शैली भी आधुनिक है, जो सभी को लुभावनी और अच्छी लगती है। अमेरिका की खुली विचारधारा सभी को प्रभावित करती है। पूरा विश्व अमेरिकी संस्कृति का वर्तमान समय में अभ्यस्त हो चुका है। अब ये सभी को सामान्य लगता है कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए नीली जीन्स विश्व में अधिकांश 90% लोग पहनते हैं। डाइनिंग टेबल, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा, AC, फ्रिज और डबल बेड, यह सारी सुविधाओं की सामग्री अमेरिकी संस्कृति के वर्चस्व को दिखाती है। अमेरिकन अंग्रेजी बोलना भी अमेरिका के वर्चस्व को दिखाता है। अब देखते हैं इस अमेरिका के वर्चस्व में या शक्ति में क्या क्या अवरोध हैं, क्या क्या रुकावट हैं। शक्ति संतुलन, यह अमेरिका का पहला व्यवधान या अवरोध है। कैसे है कि अमेरिका में संसद, सर्वोच्च न्यायालय दोनों हैं और राष्ट्रपति है। तो 3 अंगों में अमेरिका की राजनीतिक शक्ति बंटी हुई है, इसलिए तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर संतुलन को बनाए रखते हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करते हैं। दूसरा है अमेरिका के जो लोग हैं, जो समाज है, अमेरिका के जो लोग हैं, जो समाज है, वह खुले प्रकृति वाला है। अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य संस्थाओं की खुले रूप से आलोचना करता है और उसी के अनुसार वोट देता है। यह दूसरा व्यवधान है। तीसरा व्यवधान है नाटो। नाटो में अन्य यूरोप के देश भी हैं जो कि अमेरिका की शक्ति पर कुछ लगाम लगाते हैं कि जिससे ज़्यादा अपने आक्रमण को ज़्यादा बढ़ा ना पाए अमेरिका। अब देखते हैं भारत अमेरिका संबंध कैसे थे और कैसे हैं। शीत युद्ध के समय भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं थे। शीत युद्ध के समय भारत भूतपूर्व सोवियत संघ का मित्र था। 1990 के बाद जब भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया और तो भारत का कोई
मित्र नहीं बचा। उसके पश्चात भारत ने अमेरिका से मित्रता की और भारत अमेरिका संबंधों में सुधार होने लगा। इस सुधार को हम कैसे देखते हैं कि सुधार होने लगा? तो भारत में 65% सॉफ्टवेयर के क्षेत्र का निर्यात अमेरिका को जाता है। बोइंग क्षेत्र है अमेरिका में, वहाँ 35% टेक्निकल कर्मचारी जो हैं भारत के हैं। सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, एक जगह है सिलिकॉन वैली, उसमें 3 लाख कर्मचारी भारत के हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत जो अमेरिका में हुई है वह भी भारतीयों ने ही की है। अब भारत को अमेरिका के साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए या क्या रणनीतियां रखनी चाहिए, इसके विषय में 3 तरह की विचारधाराएं भारत में हैं। आगे है, भारत को अमेरिका से कैसे संबंध अथवा रणनीतियां बनाए रखनी चाहिए। इस संबंध में 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा है दूरी बनाकर। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत को अमेरिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि अमेरिका की सैन्य शक्ति बहुत ही आगे है। दूसरी विचारधारा है वर्चस्व का लाभ। कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है कि भारत को अपने हितों में ध्यान में रखकर अमेरिका से मित्रता करनी चाहिए। तीसरी विचारधारा में विद्वानों का कहना है कि भारत को अपनी अगुवाई में विकासशील देशों से गठबंधन करना चाहिए। कुछ वर्षों में यह गठबंधन शक्तिशाली हो जाएगा तो अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिकार या विरोध कर सकेंगे सभी लोग। अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए? यदि भारत, रूस व चीन एक साथ हो जाएं तो अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सकता है, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि भारत और रूस अगर साथ हो भी जाता है तो चीन हमारे साथ नहीं आएगा क्योंकि चीन भारत के साथ पहले भी मित्रता कर चुका है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने के बाद वह भारत के ऊपर 1962 में आक्रमण कर चुका है, तो इसलिए तीनों एक नहीं हो सकते हैं। दूसरा है बैंड बैगन की नीति अपनाकर। इस नीति से तात्पर्य है कि जिस समय जो शक्तिशाली हो भारत उसका साथ दे। तीसरी नीति है अपने आप को अमेरिका की नज़र से छुपा कर रख ले भारत। तो भारत इतना बड़ा देश है, नेपाल और भूटान की तरह छोटा देश नहीं है कि भारत अपने आप को अमेरिका से छुपा ले। यदि राज्येतर संस्थाएं जैसे एनजीओ है, सामाजिक आंदोलन है, मीडिया, जनता, बुद्धिजीवी वर्ग, कलाकार, लेखक सभी मिलकर अमेरिका के वर्चस्व का विरोध करें तो अमेरिकी वर्चस्व समाप्त हो सकता है। अंततः हम कह सकते हैं कि विश्वग्राम में यदि मुखिया असहनीय हो जाए तो हमें उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। और आज 2020 में हम देखते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व संभवतः 2021 से समाप्त हो जाए और पूरे विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था आ सकती है और एशिया में भारत का वर्चस्व देखा जा सकता है।